Good morning, students. Now discuss the poisoning. पॉइजनिंग के अंदर सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर है पॉइजनिंग अकर्स व्हेन एनी सब्सटेंस इंटरफेयर विथ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस आफ्टर इट इज swallowed, inhaled, इंजेक्टेड और अब्जॉर्ब्ड। यानी कि कोई भी सब्सटेंस और वो हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद में बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होता है उनको डिस्टर्ब कर दे। यानी कि जैसे स्वेलो करने के बाद में, निगलने के बाद में, इनहेल्ड मतलब श्वास के द्वारा या इंजेक्टेड द्वारा यानी इंट्रावेनस या आईएम के द्वारा यानी इंट्रामस्कुलर के द्वारा अगर वो अपने बॉडी के अंदर चला जाता है या अब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर, तो उस समय अगर वो अपने बॉडी को किसी तरह से इंटरफेयर करे बॉडी के फंक्शंस को, तो अपन उसको कहते हैं पॉइजनिंग। क्या कहेंगे? पॉइजनिंग कहेंगे। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ द डिटेक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इज नाउन एज टॉक्सिकोलॉजी। यानी कि मेडिकल साइंस के अंदर जो मेडिकल साइंस की ब्रांच है उसके अंदर अगर पॉइजनिंग की स्टडी की जाती है तो उसको कहते हैं अपन टॉक्सिकोलॉजी। क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है पॉइजन्स एक्ट बाय चेंजिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म कॉजिंग डैमेज टू स्ट्रक्चर्स डिस्टर्बिंग फंक्शंस। यानी कि पॉइजन्स है वो एक्ट करता है, अपनी बॉडी के ऊपर एक्शन करता है जो चेंज कर देता है किसको? सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स को, और जो अपनी जो सेल्स और टिश्यू की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको डैमेज कर देता है और उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। मैनी टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स अल्टर द पेशेंट मेंटल स्टेटस। यानी कि कुछ एक ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का नॉर्मल लेवल्स होता है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, मेंटल स्थिति है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे बता रखा है कि अगर मान लो कि अपन ने अल्कोहल ली है या फिर अन्य कोई सब्सटेंस लिया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिस्टम्स है वो अल्टर्ड हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा गया है कि पर्सन आर एनी सब्सटेंस विच आफ्टर बिगिन अब्जॉर्ब इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इट्स केमिकल एक्शन बाय द टिश्यू प्रोड्यूस ए इंजरी इफेक्ट अपॉन द ह्यूमन बॉडीज। यानी कि अपने शरीर के अंदर कोई भी केमिकल्स है और अगर वो केमिकल्स अपने शरीर पर चला जाता है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वो उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर मान लो कि पुअर वेंटिलेशन कैन एग्रीवेटेड इन हेल्थ पॉइजनिंग्स। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमन हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंटेनिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अल्कोहल है, फर्नीचर पॉलिश है, आर्सेनिक है और केरोसिन है, मेटल प्राइमर्स है, मरकरी है, साइनाइड्स है, पेंट्स है, इथेनॉल्स है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है। यानी कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट है। अगर मान लो अल्कोहल का मतलब शराब है और अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसके बाद में उसका जो मेंटल स्टेटस है वो सही नहीं रहता और इसके साथ साथ में उसका जो बॉडी कंट्रोल है वो भी सही नहीं रहता और इसके साथ साथ में ये क्या करता है? जहर का काम भी करता है, अपने शरीर को ये नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है जैसे फर्नीचर पॉलिश वगैरह है, अगर वो कोई निकल गया हो, स्वेलोड कर गया हो, तो वो भी अंदर जाने के बाद में एक जहर का काम करता है, पॉइजनिंग का काम करता है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक एक खतरनाक पॉइजन्स होता है। अगर मान लो उनको अपन टच भी कर लेते हैं जीवा के यानी टंग के, तो उसके अंदर डेथ तक हो सकती है। इसके अलावा कोई केरोसिन है वो ड्रिंक कर गया हो या फिर मेटल प्राइमर्स था वो उसने निगल लिया हो, मरकरी है या फिर साइनाइड्स है, ये सारे के सारे खतरनाक पॉइजन्स होते हैं और अगर इनको निगल लें तो उसके बाद में व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। तो इसके अंदर अपन ने बताया भी था कि एक बात कही थी इसके अंदर कि अगर मान लो कि ये इतना इफेक्ट डालते हैं कि बॉडी है वो डेथ हो सकती है। यानी पॉइजन आर सब्सटेंस दैट कोज इंजरी, इलनेस और डेथ। यानी इंजरी कर सकता है, इलनेस प्रोड्यूस कर सकता है और यहाँ तक कि वो डेथ भी प्रोड्यूस कर सकता है।
नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अलावा ये भी है कि दीज इवेंट्स आर कोज्ड बाय द केमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल्स, यानी कि जो जहर है वो निगल लेते हैं तो वो अपनी जो केमिकल एक्टिविटीज़ है वो सेल्स के अंदर करते हैं और उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपन फूड पॉइजनिंग की, तो फूड पॉइजनिंग के अंदर है सबसे पहले कि फूड पॉइजनिंग आल्सो कॉल्ड foodborne illness is illness caused by eating contaminated food। और मान लो कि अपन फूड पॉइजनिंग की बात करें तो जो फूड के कारण इलनेस उत्पन्न होती है, जो मान लो कि अपन पॉइजनिंग फूड अगर उपयोग कर रहे हैं और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो उसके लिए अपन कह सकते हैं कि वो फूड पॉइजनिंग होगी। क्या होगी? वो फूड पॉइजनिंग होगी। और फूड पॉइजनिंग के अंदर है कि ये कंटामिनेटेड होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर। इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर बताया कि इंक्लूडिंग द वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं और पैरासाइट्स हो सकते हैं। देयर टॉक्सिन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द फूड पॉइजनिंग, और ये फूड पॉइजनिंग का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके साथ साथ में और आइदर टॉक्सिन आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। Most cases of food poisoning are due to common bacteria such as a Staphylococcus और E. coli। अब अगर बात करें इसके कोजेज एंड रिस्क फैक्टर की, तो कोजेज और रिस्क फैक्टर इसके अंदर इसके है। सबसे पहले इसके कोजेज देखते हैं कि कोजेज क्या क्या है। तो इसके कोजेज के अंदर बताया फूड पॉइजनिंग मोर कॉमन अकर्स आफ्टर ईटिंग द पिकनिक्स, स्कूल्स, कैफे, लार्ज सोशल फंक्शंस और रेस्टोरेंट्स आर मोर पीपुल में बिकम सिक, यानी कि ज़्यादातर है वो ये वहाँ पर होता है। पहला पॉइजनिंग का मेन कोज होता है कि अगर कोई पिकनिक्स पर या स्कूल जो कैफेट्रीज है वहाँ पर या लार्ज सोशल फंक्शंस होते हैं वहाँ पर अगर मान लो भोजन करते हैं और वो भोजन कंटामिनेटेड होता है तो बहुत ज़्यादा वन और मोर पीपुल में भी बिकम सिक हो सकते हैं, बीमार पड़ जाए। नेक्स्ट है कि फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और टॉक्सिक। दीज फूड पॉइजनिंग इंक्लूड्स द क्या हो सकता है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिज्म्स या फिर कोलेरा फूड पॉइजनिंग फैला सकते हैं। इसके अलावा ई कोलाइस है, फिश पॉइजनिंग्स है, ये भी हो सकता है। साल्मोनेला एंड अदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया में गेट इनटू फॉर फूड इन डिफरेंट वेज, यानी कि फूड है वो 4 तरीके मीट और पोल्ट्री में कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया व्हेन बिगिन द प्रोसेस्ड, या फिर वाटर के अंदर हो तो, या फिर इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग्स का किया गया हो या प्रिपरेशन किया गया हो, उस समय अगर मान लो कि उसके अंदर बैक्टीरियल कोई कंटामिनेटेड मिक्स हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग ऑफ्टन अकर्स फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के कारण भी हो सकता है। एनी फूड प्रिपेयर्ड बाय द समवन हु डिड नॉट वॉश देयर हैंड प्रॉपरली, यानी कि जो भोजन बनाया है जिसने प्रिपेयर्ड किया है अगर उसने सही तरीके से हैंड वॉशिंग नहीं की हो, या एनी प्रिपेयर्ड यूजिंग द अल्कलीनेस कुकिंग एंड यूटेंसिल्स, कटिंग बोर्ड्स और अदर टूल्स अगर सही तरीके से स्टरलाइज्ड काम में नहीं लिया तो उसकी वजह से हो सकता है। या डेयरी प्रोडक्ट फूड कंटामिनेटेड हो सकते हैं, या फिर फ्रीजर्स के अंदर ऐसा हुआ हो, या रॉ फिश और ऑयस्टर्स के अंदर हो सकता है, या रॉ फ्रूट्स के अंदर हो सकता है, रॉ वेजिटेबल्स के अंदर हो सकता है, ये या फिर वाटर के अंदर हो सकता है। इन सब की वजह से भी भोजन है वो इन्फेक्टेड रह सकता है। अगर बात करें इन्फेंट्स एंड एल्डरली पीपल आर ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फूड पॉइजनिंग, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर मान लो कि जो एल्डरली पीपल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनसे इन्फेक्टेड होने के डरे होते हैं। जैसे सीरियस मेडिकल कंडीशन सच एज किडनी डिजीज और डायबिटीज़ के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वीकेंड इम्यून सिस्टम्स होता है उनमें हो सकता है, या ट्रेवल आउटसाइड एरियाज
से अगर कोई ट्रेवल करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स होता है, हैव टू स्पेशली केयरफुल टू अवॉइड द फूड पॉइजनिंग को उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लो कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स अगर क्या करती है, पूर्णतः उसका ध्यान नहीं रखती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर पॉइजनिंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है व्हेन यू डेवलप सिम्टम्स डिपेंड अपॉन दैट एग्जैक्ट कोज ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो सिम्टम्स है उसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि इसके कौन सी फूड पॉइजनिंग हुई है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग जनरली कोजेज सिम्टम्स विद इन 2 to 6 आवर्स ऑफ ईटिंग फूड, यानी कि ज़्यादातर है वो फूड के 2 से 6 घंटे तक अगर फूड खाने के बाद में या फूड ईटिंग के बाद में, खाना खाने के बाद में पता लग जाता है कि फूड पॉइजनिंग था या नहीं था। और जो सिम्टम्स होते हैं वो मे पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल में सिम्टम्स हो सकते हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, एब्डोमिनल पेन्स हो, डायरिया हो सकता है, मे बी ब्रॉडली, बहुत ज़्यादा, मे बी ब्रॉडली, या फिर फीवर एंड चिल्स हो, यानी बुखार हो गई हो और बहुत ज़्यादा उनको सर्दी लग रही हो, हाई टेम्परेचर ऑफ 38 सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट एंड अबव, और उससे भी ज़्यादा हो तो हेडेक हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग्स हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स हो सकता है, और इसके अलावा मसल्स पेन हो सकता है। एक बार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात दोबारा से करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फीवर है, चिल्स है, हाई टेम्परेचर है, हेडेक है, नोजिया है, वोमिटिंग्स है, वीकनेस है और एब्डोमिनल पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स मतलब भूख नहीं लगना है या मसल्स पेन होता है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में है कि फूड पॉइजनिंग इज ऑफ्टन डायग्नोस बेस्ड ऑन डिटेल्ड हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट के बताए अनुसार कि उसने क्या खाया था क्या नहीं खाया था, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर, इंक्लूडिंग हाउ लॉन्ग सिक, आप कितने समय से बीमार रहे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्टम्स, आप में कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, एंड स्पेसिफिक फूड ईटन्स, आप स्पेशली कौन सा भोजन करते हो। डॉक्टर विल आल्सो परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन लुकिंग फॉर साइन ऑफ ए डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स देख सकता है डॉक्टर, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स एंड हेल्थ हिस्ट्री। डॉक्टर में कंडक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज ब्लड टेस्ट है, स्टूल कल्चर एग्जामिनेशन है, फॉर पैरासाइट्स के लिए किया जाता है, टू आइडेंटिफाई कोज एंड कन्फर्म द डायग्नोसिस, और उसे डायग्नोसिस कन्फर्म हो सकता है। फॉर ए स्टूल कल्चर डॉक्टर विल आस्क फॉर ए स्टूल सैंपल एंड सेंड टू द लेबोरेटरी, और उसमें लेबोरेटरी को भेज दिया जाता है। अगर बात करें अपन किसकी, मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मेन गोल क्या रहता है, तो मैनेजमेंट के अंदर है कि द गोल इज़ टू मेक फील बेटर एंड मेक श्योर बॉडी मेंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि पेशेंट है वो अच्छा महसूस करे और इसके साथ साथ में जो बॉडी का फ्लूइड अमाउंट्स है वो मेंटेन रहे। डू नॉट ईट सॉलिड फूड्स until the diarrhea has passed and avoid the dairy product which can worsen diarrhea, यानी कि वैसे अपन क्या करेंगे, डू नॉट ईट्स सॉलिड फूड्स नहीं देने की कहेंगे जब तक कि उनके डायरिया रुक नहीं जाता, और अवॉइड द प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट है उनको अपन अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है ड्रिंक एनी फ्लूइड्स मिल्क और कैफिनेटेड बेवरेज to replace the fluids lost of diarrhea and vomitings. Give the children electrolytes solution sold in drug stores, यानी कि अगर मान लो किसी के डायरिया या वोमिटिंग्स होता है तो उसके फ्लूइड है वो ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि उनके क्या हो,
जो फ्लूइड्स है वो रिप्लेसमेंट हो सके। तो फर्स्ट अपन यही बात कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट फ्लूइड जितना लॉस्ट हुआ है उसको अपने को रिप्लेस करना है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम दैट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फूड इन द बॉडी, इनका जो बैलेंस है वो बॉडी के अंदर अपन मेंटेन करेंगे। और लॉस्ट टू परसिस्टेंट डायरिया नीड टू बी रिप्लेस्ड, और जो डायरिया के कारण फ्लूइड रिप्लेस्ड जो लॉस हुआ है उसको अपने को रिप्लेस करना है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट हु आर सीवियरली डिहाइड्रेटेड, अगर मान लो कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, नीड टू ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकताएं होती हैं। वेयर दे कैन रिसीव साल्ट एंड फ्लूइड्स थ्रू ए वेनस यानी इंट्रावेनसली अपन उसको फ्लूइड्स देंगे और साल्ट देंगे, रेदर देन बाय माउथ, और इसके अलावा मुंह से भी अगर उस समय भोजन अपन नहीं देंगे। इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन प्रोवाइड द बॉडी विद द वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मच मोर क्विकली देन ओरल सॉल्यूशंस डू, यानी कि ओरल की बजाय वेनस से अपन जल्दी से जल्दी उनको फ्लूइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा उसको अपन सेकंड में एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर है डॉक्टर में हैव प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक, क्योंकि अपन उनके इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपन एंटीबायोटिक उनको प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, अपन एंटीबायोटिक उनको देंगे। इफ पेशेंट हैव ए सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग एंड सिम्टम्स आर सीवियर, यानी अगर उसके क्या हुआ हो, अगर बैक्टीरियल अगर फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसे ट्रीट भी किया जा सकता है। फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द लिस्टेरिया नीड्स टू बी ट्रीटेड विद ए इंट्रावेनस एंटीबायोटिक इन द हॉस्पिटल्स, और अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे और वहाँ पर इंट्रावेनसली उनको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंड ए शूनर, जल्दी से ट्रीटमेंट बिगिंस स्टार्ट करेंगे द बेटर, और उससे अच्छा फील होगा, उससे अच्छा होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रमोट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मे हेल्प कीप टू इन्फेक्शन फ्रॉम द इन अफेक्टिंग द बेबी, अगर मान लो कि उनको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसके कारण उसके जो बच्चा है गर्भ में उस पर बहुत कम अफेक्ट पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई सकिंग ऑन आइस चिप्स, टेकिंग स्मॉल स्पीप ऑफ वाटर, इसके अलावा एस बैग इनटू ईटिंग्स, अवॉइड द सर्टेन फूड एंड सब्सटेंस अंटिल द फीलिंग बेटर, जब तक वो ठीक महसूस नहीं करता तब तक अपन उसको सॉलिड फूड वगैरह सब्सटेंस वगैरह फूड के नहीं देंगे। दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड्स हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, निकोटिन्स है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं देंगे। डू नॉट एंटी डायरियल मेडिकेशंस, और उसको कोई भी जो डायरियल मेडिकेशंस है वो भी नहीं देनी है। एक बार दोबारा से बात करते हैं पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉइजनिंग पर। तो पॉइजनिंग क्या थी? पॉइजनिंग थी कि कोज व्हेन एनी सब्सटेंस एंटर इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस इफ द स्वेलो इनहेल्ड और इंजेक्टेड और अब्जॉर्ब, यानी कि कोई भी मान लो सब्सटेंस है और वो अपनी बॉडी में चला गया और वो इन्फेक्ट करता है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को, तो अपन उसको कह सकते हैं कि वो पॉइजन का काम कर रहा है। बाद में द ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस दैट डील विद द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग नाउन एज ए टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें पॉइजनिंग का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। मे टॉक्सिन एंड पॉइजन्स अल्टर द पेशेंट्स मेंटल स्टेटस, यानी कि वो क्या करते हैं, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस होता है उसको भी क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। इसके अलावा कि पॉइजन्स आर सब्सटेंस दैट कोज इंजरी, वो इंजरी कोज कर सकते हैं, इलनेस कोज कर सकते हैं और डेथ कोज कर सकते हैं। अब मेनली कॉमनली कौन कौन से सब्सटेंस है, वो इंडस्ट्रियल हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है और एग्रीकल्चर हो सकता है, जैसे अल्कोहल है, फर्नीचर पॉलिश है, आर्सेनिक है, केरोसिन है, मेटल प्राइमर्स है, मरकरी है, साइनाइड है, पेंट है, इथेनॉल्स है और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे
पॉइजनिंग का काम करते हैं। ये पॉइजनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे पॉइजनिंग होती है। कुछ तो इसमें से इतने खतरनाक होते हैं कि जैसे ही इसको मुंह में लेकर के जीभ से टच किया तुरंत व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग की, तो फूड पॉइजनिंग के अंदर है कि फूड पॉइजनिंग आल्सो नाउन एज ए, मान लो कि अगर कोई फूड खाया और अगर उसकी वजह से अगर आपने को पॉइजनिंग होती है तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं, उसको फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं। जिसे इसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो या वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं जो कोज कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग को। उसके बाद में इसके कोजेज की बात की थी, तो कोजेज के अंदर यही है कि कोई पॉइजनेट फूड खा लिया हो या फिर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्टेड फूड था वो ले लिया हो। उसके बाद में उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की थी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जैसे मान लो एब्डोमिनल क्रैम्प्स था, डायरिया था, फीवर था, एंड था, हाई टेम्परेचर था, हेडेक था, नोजिया थी एंड वोमिटिंग था, वीकनेस था, एब्डोमिनल पेन और लॉस ऑफ एपेटाइटिस था और मसल्स पेन था। उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर बात की थी, तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर यही था कि सबसे पहले पेशेंट की जो पेशेंट हिस्ट्री है, पेशेंट की डिटेल्स है वो ही काउंट करो। उसमें आप क्या ज़्यादातर भोजन में खाते हो, आपको कब से ये सिम्टम्स आने लगे, क्या हुआ था, इसके आधार पर, या फिर ब्लड टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बाद में अपन ने बात की थी इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट था रिप्लेस ऑफ लॉस्ट फ्लूइड्स, सेकंड था एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा अपन उनको डू नॉट एंटीडायरियल मेडिकेशंस नहीं देंगे, उसको जो एंटीडायरियल मेडिकेशंस होती है वो। अगर इसमें किसी तरह की आपकी दिक्कत होती है या आपके कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वो चीज़ मेरे को आप बता सकते हो। और अगर आपको मान लो कि आप वीडियो के अंदर कि आपको मान लो कि आप नोट्स बनाते हो और आपको कंप्लीट क्लियर नहीं दिखाई देता है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैसेज के बाद में मैं आपको उसकी PDF पे डाल दूँगा। थैंक यू।